सत्ता के महासमर में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे थे हम पिछले चुनाव की और इस बार के चुनाव की। 2008 के चुनाव की हमने आपको समीकरण दिखाया, 2003 का बताया, 1998 का दिखाया। कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का रुझान कम होता दिखाई दिया। 2008 में प्रत्याशी ज्यादा थे, लेकिन इस बार प्रत्याशियों की संख्या कम रही 2008 के मुकाबले देखा जाए तो। हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। योगेंद्र जी, 2008 की बात करें और इस बार के चुनाव की बात करें तो प्रत्याशियों की संख्या कम हुई है, क्या कुछ कारण है? इसके पीछे क्या कारण माना जा सकता है? क्या उनका रुझान कम हो रहा है राजनीति से? देखिए सुमित, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्याशी कम होना राजनीति से जो नेता है वो साइड में हट रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से हम दे सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिस तरह से एक लंबी कतार होती है, उसी तरह से इस वक्त राजनीति के महासमर में कूदने के लिए राजनीतिक योद्धाओं की भी कोई कमी नहीं है। बात यह है कि अगर जिन्हें टिकट, अगर हम उस स्थिति में जाए, देखिए ये बात निश्चित रूप से आपका सवाल खड़ा करना बिल्कुल लाजमी है कि जो संख्या है वो 2008 के वनिस्पत इस बार कम रही है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें कि जो डिमांडर्स जो रहे, डिमांड करने वाले, जो टिकट मांगने वाले जो लोग रहे, उनकी फेहरिस्त तो बहुत लंबी है। हर राजनीतिक दल में एवरेज 17 टिकट मांगने वाले हर विधानसभा सीट पे रहे। एक बड़ी एक लाइन है जो पिछली बार 9 थी, ये संख्या बढ़कर के बढ़ रही है। तो राजनीति के प्रति रुझान कम हो रहा हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये माना जा सकता है कि राजनीतिक दल उस कवायद में सफल हो गए हैं जो अपने बागियों को बैठाने के लिए उन्हें मनोहार करके किसी भी तरह से बैठा लिया गया। वो एक डैमेज था, उसे मैनेज कर लिया गया है। हालांकि अभी भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे उनके बागी अपनी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी उनकी सांसें फुला दी गई हैं। और यहां लेकिन एक नया ट्रेंड एक सामने सुमित आ रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बगावत की जो भूमिका निभा रहे हैं, वो ये देख करके कि अगर मुझे अधिकृत प्रत्याशी से ज्यादा भी अगर मतदाता अगर सपोर्ट करते हैं कि मतदान करते हैं मेरे पक्ष में है, तो अगली बार का टिकट मुझे मिल सकता है। और राजनीतिक दल चाहे कितनी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हो, उन्हें अगर जीतते हैं या अगर उससे ज्यादा सीट लेते हैं तो गले भी वही लगाते हैं, लाल बत्ती से नवाजा भी उन्हें ही जाता है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अगर हम बात करें सुरेश से, कैंडिडेट्स की संख्या लगातार डिमांड करने वालों की बढ़ती जा रही है, लेकिन पिछले बार की वनिस्पत इस बार कम है, क्या माना जाए इसे? हाँ, देखिए आप जो बता रहे थे कि पिछली बार, इस बार जो कोशिश की गई पार्टी की तरफ से बागियों की जो संख्या है वो सबसे कम की जाए। पिछली बार बीजेपी में 89 बागी थे, लेकिन इस बार जो पार्टी से निकाले गए हैं, अब तक पहले 16 लोगों को निकाला गया, फिर 7 लोगों को निकाला गया, यानी करीबन 23 लोग मान रहे हैं बागी। कुछ और जोड़ लीजिए, 40-45 तक मान लीजिए, लेकिन संख्या जो बागियों की थी वो आधे करने में या उससे कम, उससे थोड़ा ज्यादा तक मान सकते हैं कम करने में पार्टियां सफल रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो। कोशिश जो बागियों की पिछली बार जिस तरह से गणित बिगड़ा था कांग्रेस का और बीजेपी का, दोनों ही पार्टियां बहुत सतर्क थी। जब नामांकन का लास्ट डे था और उसके बाद नामांकन का जो लास्ट डे था उससे पहले तक दोनों ही पार्टियों ने 3 दिन नामांकन भरने से नामांकन वापस लेने तक का जो समय था, दोनों ही पार्टियों ने पूरा जो अपना कंसंट्रेट था वो बागियों को बिठाने के लिए किया था। और वो काफी हद तक मुझे लगता है ये सफल भी होते रहे, जो आप बता रहे थे बागियों को बिठाने में वो सफल रही है। दूसरा एक कारण और मान सकते हैं कि राजपा, जो तीसरी पार्टी, जो बीजेपी और कांग्रेस जिनको टिकट नहीं मिला, उनको राजपा ने अपना सहारा दिया। तो जो एक राजनीतिज्ञ एक तरह से मन में होती है कि चुनाव लड़ना है, तो राजपा से उनको टिकट मिल गया, निर्दलीय उनको खड़ा नहीं होना पड़ा, उनके सपोर्टर राजपा के साथ लगे। इस तरह की बातें भी, जो पार्टियों की संख्या बढ़ी है पिछली बार। हालांकि जी योगेंद्र, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि थर्ड फ्रंट है वो भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहीं अपनी उसकी स्थिथि मजबूत होती नहीं दिख रही। वाम दल सीपीआई सीपीएम की बात करें तो उन्होंने सभी सीटों से अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा, क्या कारण है इसका? आधार घट रहा है माना जा सकता है? देखिए सुमित, लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया गया था 5 दलों से, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल एस, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा और भाकपा और समाजवादी पार्टी, 5 दलों ने मिलकर के एक लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया और उनमें अपना पैक्ट हुआ है कि यहां से हमारे प्रत्याशी होंगे। जैसे कि बात करें उत्तर पूर्वी राजस्थान की, तो वहां पे समाजवादी पार्टी ने अपना कार्ड खेला है, जहां पे इन दलों का ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, वहां पे भी अलग अलग दलों ने उनको फ्री छोड़ दिया गया, अगर कोई अपने प्रत्याशी उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो वागड़ का एरिया है, वहां पे मामा बालेश्वर का जो प्रभाव रहा है, वहां पे जनता दल यूनाइटेड ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, वहां उन लोगों के खाते में छोड़ दिया गया। और बात करें शेखावाटी
और बीकानेर बेल्ट की, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो निश्चित रूप से 3 विधायक हैं उनका एक अपना दबदबा वहां पे माना जाता है। इस तरह से उन्होंने सेट किया है और कोशिश की, और बीकानेर बेल्ट की, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो निश्चित रूप से 3 विधायक हैं उनका एक अपना दबदबा वहां पे माना जाता है। इस तरह से उन्होंने सेट किया है और कोशिश ये लोग ये कर रहे हैं कि अब की बार लोकतांत्रिक मोर्चे के खाते में पिछली बार अगर हम बात करें, जो ये दल मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो महज 5 सीट मारी जा सकती हैं उनकी। एक जनता दल यूनाइटेड की, एक समाजवादी पार्टी की और 3 कम्युनिस्ट पार्टियों की। इस तरह से 5 दलों के पास, तो ये इस आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कवायद कर रहे हैं। इसी तरह से हम बात करें, जैसे सुरेश कह रहे थे कि राजपा की वजह से त्रिकोणीय मुकाबले की बार देखने को मिल रहे हैं। बीएसपी है, अपने कैंडिडेट्स उतारी है, राजपा है, वो तीसरे विकल्प की कोशिश कर रही है। तो इसी तरह से बीजेपी और कांग्रेस है, उनके अलावा पार्टियां तो बहुत सारी मैदान में है। इस वक्त चुनाव लड़ने के लिए करीब 23 या 33 पार्टियां, कुछ इस तरह का आंकड़ा बताया जा रहा था। लेकिन प्रमुख जो तीसरे विकल्प का एक सपना देख रहे हैं पार्टियां, उसमें बीएसपी भी है, राजपा भी है। और हम बात करें जैसे कि लोकतांत्रिक मोर्चा, जिससे 5 दलों का मिलकर के बना है, ये भी तीसरे विकल्प के एक कवायद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तीसरे विकल्प के रूप में सामने योगेंद्र, त्रिकोणीय समीकरण को भी समझेंगे, लेकिन वाम दलों को पहले समझ लेते हैं। वाम दल स्थिति मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जब प्रत्याशी नहीं है तो किस तरह से स्थिति मजबूत होगी उनकी? देखिए सुमित, मैंने वही बता रहा हूं कि एक गठबंधन हुआ है इनका, तो उन्हें जिले एरिया, जैसे कि कहा मैंने, शेखावाटी का बेल्ट है या फिर बीकानेर की जो कुछ सीटें हैं, अलवर की कुछ सीटें हैं जहां पे कम्युनिस्टों का प्रभाव हो रहा है। अब की बार पर्टिकुलर उस एरिया बेस को ही उन्होंने टारगेट किया है, सभी जगह नहीं। और ये इनकी वो है भी नहीं कि हम सत्ता के करीब पहुंचे या फिर एक निर्धारित सीटें चाह रहे हैं ताकि ये ताकत के रूप में बढ़ सके और कह सकें कि अब बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी ताकत के रूप में ये लोग उभर करके आगे आ सकते हैं। जैसे कि पिछली बार बात करें तो तीसरे बड़े दल के रूप के अंदर अगर हम बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी रही। बेशक उनके 6 जो विधायक थे वो कांग्रेस में मिक्स हो गए जाकर के और उनमें कांग्रेस से सदस्यता ले ली, लेकिन एक बड़े दल के रूप में बीएसपी के कैंडिडेट्स जीत करके आए थे। तो ये कवायद की जाएगी कि अभी लोकतांत्रिक मोर्चा के 5 विधायक हैं विधानसभा में, 13वीं विधानसभा में, तो ये आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका सवाल है उसमें सीधा यह है कि एक एरिया बेस इन्होंने अब की बार टारगेट किया है, सभी जगह चुनाव लड़ाने की इनकी मंशा नहीं थी और एक इसी वजह से 5 पार्टियों का गठबंधन किया है और उन्हें अलग अलग जिले, अलग अलग एरिया सौंपा गया है ताकि वो कैंडिडेट जिता सके। सुमित जी, योगेंद्र, क्या लगता है वाम दलों की परिभाषा बदली है? कहीं विचारवाद पे जाएगा, वंशवाद पे जाएगा? इसके पूरे अगर समीकरण की बात करें तो क्या कहीं ना कहीं लगता है वाम दलों की विचारधारा कहीं ना कहीं बदली है? वंशवाद हावी होता दिखाई दे रहा है, देखिए हावी होता दिखाई दे रहा है। कार्डर बेस्ड पार्टियां बनी थी या फिर हम कह सकते हैं कि एक विचारधारा को लेकर के किसी संगठन का गठन हुआ था, वो सब विचारधाराएं गौण हो गई है। और ये 14वीं विधानसभा की जो एक चौसर बिछी और जिस तरह की बिसात सामने आई है, बिछाई गई है, जिसमें मोहरे जिस तरह के फिट किए गए हैं, उसको देख करके तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई विचारधारा बची है या कोई फैक्टर बचा हुआ है या कह सकते हैं कि उसके आधार पर टिकट डिवाइड किए बांटे जाने थे, ऐसा कुछ नहीं लगता है। महज जो वर्षों पहले से था स्थितियां, और वो तो मैं कहूंगा कि वर्षों पहले की स्थितियां भी बिल्कुल योगेंद्र विकसित स्थिति में चली गई हैं, क्योंकि विचारधारा कोई कितने भी दावे करें। और तो ये भी कहा जा सकता है कि हम 21वीं सदी की बात करते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक दल केवल और केवल उससे पहले चाहे कुछ भी कवायद करते हो, आखिरी का जब वक्त होता है टिकट बांटने का, उस वक्त महज योग्यता के आधार पर यह देखा जाता है बिल्कुल हमारा प्रत्याशी जिताऊ है कि या नहीं। वो चाहे 2 घंटे पहले ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया हो या बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चला गया हो, ये राजनीतिक दलों की विचारधारा रह गई है। महज जिताऊ और किस तरह से सत्ता के सिंहासन तक हम लोग पहुंच सके। सुमित जी बिल्कुल, वाम दलों की बात कर रहे हैं योगेंद्र। यहां पर वाम दलों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि गरीबों की आवाज, कहा जाता है गरीबों की, आम जनता की, नीचे तबके की आवाज वाम दल ही उठाते रहे हैं। बगैर वाम दल के कैसा होगा सदन? देखिए, निश्चित रूप से आप भी हम बात करें तो मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से कि कई चीजें ऐसी रही हैं जब विधानसभा के अंदर 13वीं विधानसभा हो चाहे 12वीं विधानसभा हो, 12वीं विधानसभा में अकेले कॉमरेड अमराराम, 13वीं के अंदर 3 रहे, पवन दुग्गल, पेमाराम और अमराराम।
इन लोगों ने जब मुझे ध्यान है कि एक सत्र में सदस्यों के वेतन भत्ते और ये बढ़ाने की बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा था कि ये सब हमें नहीं चाहिए। विधान परिषद का इन लोगों ने विरोध किया। जब वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जनता का पैसा उसे बर्बाद किया जा रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम इसकी खिलाफत करते हैं। सदन से वॉकआउट भी किया। ये निश्चित रूप से बात कहा जा सकता है कि आज भी कॉमरेड जो हैं वो अपनी विचारधारा के लिए काफी हद तक जाने जा रहे हैं। और एक काडरवेस से अगर हम पार्टी की बात करें तो कॉमरेड आज भी काफी हद तक इसे बचाए हुए हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि आज विचारधारा तो दूर दूर तक छिन्न भिन्न हो चुकी है प्रमुख राजनीतिक दलों की, तो फिर भी कॉमरेड भी हालांकि जो एक परिपाटी लेकर के चल रहे थे वो तो इसे बरकरार हो या बनाए रखने में तो काफी वो भी विफल रहे। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कई राष्ट्रीय दल हैं, उनमें इस मामले को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टियां फिर भी आज अलग है। सुमित जी योगेंद्र, बिल्कुल आपके पास फिर लौटेंगे। योगेंद्र न्यूज कोऑर्डिनेटर हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिर लौटेंगे, बात करेंगे क्या कुछ रहेगा दल त्रिकोणीय संघर्ष और चतुष्कोणीय संघर्षों पर भी बात करेंगे। बगैर वाम दलों के किस तरह का सदन होगा, इस पर हमने बात की। किस तरह का वाम दलों की स्थिति, मजबूत स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थिति कहीं मजबूत दिखाई नहीं दे रही, उस पर हमने बात की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और बात करेंगे त्रिकोणीय मुकाबले।